हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हमारा सीए इंटर पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज मैं आपके साथ कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी चैप्टर का एज सच डिस्कस नहीं कर रहा, रादर इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो की वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिट, ऑडिट का फ्रेमवर्क क्या है, एथिक्स क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, मींस ऑडिट की टर्मिनोलॉजी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, सो दैट जब आप चैप्टर वाइज इस सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो जो चैप्टर्स के अंदर की वर्ड्स यूज होने हैं आपको उनके बारे में पता हो, आपको ये वर्ड सब पढ़े हुए नजर आए, उनका मीनिंग पता हो, सो दैट चैप्टर्स के अंदर दिए गए कॉन्सेप्ट्स की आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सके। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो किसी चैप्टर से एज सच बिलोंग नहीं करेगा। कुछ टॉपिक्स चैप्टर 1 के होंगे, कुछ चैप्टर 2 के होंगे, कुछ लास्ट चैप्टर के होंगे और कुछ बीच के चैप्टर्स के होंगे। इन टॉपिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट को, या ये कहें सीए इंस्टीट्यूट का जो मेन प्रोफेशन है दैट इज ऑडिट एरिया, ऑडिटिंग एक्टिविटी, उसको समझना। ऑडिट होती क्या है, ऑडिट कैसे परफॉर्म होती है, कौन से स्टैंडर्ड से गवर्न होती है, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज क्या है, वो सब चीजें हमें इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डिस्कस करनी है। जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर इन टोटल 11 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 to 4 वो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरियस आइटम्स की ऑडिट को डिस्कस करता है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 अगेन ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स को एंड लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 9 एंड 10 कुछ डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट की बात करता है, जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज की ऑडिट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट, बैंक्स की ऑडिट। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 वो एथिक्स को गवर्न करता है। तो यदि हम अपने टोटल सिलेबस को देखें या चैप्टर वाइज जो स्टडी मटेरियल के अंदर टॉपिक्स कवर हैं, तो मैं पहले आपको वो बताता हूं। इन टोटल कितने चैप्टर? 11 चैप्टर्स। चैप्टर 1 to 4, 6, 7, 8 ये ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को कवर करेगा। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट को कवर करने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर 11 वो बात करेगा एथिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्टरी टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ऑडिट। आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर नंबर 1 है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इसके अंदर ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर, देयर आफ्टर ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में, एंड देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग में। तो इन्हीं चीजों को मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं। पहले आप अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स हैं क्या? एक बिजनेस या नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड जो ट्रांजैक्शंस अकर्ड हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस की एक रिकॉर्डिंग। आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को तो याद नहीं रख सकते, सो हमें इन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर बाय मेजरिंग दिस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना पड़ता है। नाउ जब ये ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं
देयर आफ्टर इन अकाउंटिंग बुक से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एक मेन सोर्स है एक पर्टिकुलर एंटिटी की एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मेजर करने की, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की। चाहे आप बैंक्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, क्रेडिटर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को किस बेसिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कंपनी का रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंपनी के मार्जिन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है एक कंपनी की। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर इन्वेस्टर्स, बैंकर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, शेयर होल्डर अपने वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजंस को लेते हैं। नाउ तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बेस पर अ वैरायटी ऑफ यूजर्स अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हैं, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल करवाई जा रही हैं यूजर्स को, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है या नहीं है। तो उसकी रिलायबिलिटी अराइज कहां से होगी? हाउ वी विल एंश्योर whether the financial statements that are provided to us or other users, whether they are reliable or not, whether they reflect true and fair view or not, whether the accounting policies followed in this preparation of financial statement are appropriate or not, whether the transactions are recorded in compliance with the accounting standard or not, whether legal and regulatory provisions are being complied with or not, whether there exists any error or fraud in the financial statements, financial figures। तो इतनी सारी चीजों को कौन एड्रेस करता है? जो इतने सारे मैंने अभी क्वेश्चंस दिए, इन सब चीजों को कौन एड्रेस करता है? ऑडिटिंग प्रोफेशन एड्रेस करता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई, एक बिजनेस एंटिटी ने बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, these financial statements are being handed over to the auditor for the purpose of carrying out audit and issue a report thereon। तो बेसिकली ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि मैं बहुत लिमिटेड दायरे में रहते हुए बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन, लेकिन एग्जामिनेशन तो किसी भी चीज की हो सकती है। एग्जामिनेशन बिजनेस ऑपरेशन की हो सकती है, एग्जामिनेशन ह्यूमन रिसोर्सेज के डिसीजंस की हो सकती है, एग्जामिनेशन एनर्जी कंजप्शन की हो सकती है, एग्जामिनेशन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की हो सकती है, एग्जामिनेशन एक बिजनेस के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस की हो सकती है। यस, सो यदि हम ऑडिट को अगेन डिफाइन करें तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक स्टेप ऊपर चलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, परफॉर्मेंसेस और बिजनेस ऑपरेशंस और एनी अदर एक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, it is an audit। But primarily as a chartered accountant we are concerned with the financial audit। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट से ज्यादा कंसर्न है। तो हम अपनी ऑडिट को भी जो जनरली डिफाइन करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बट जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑडिट इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन करते हैं। तो उनके लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी लॉ। तो डिफरेंट पर्संस के लिए ऑडिट का मीनिंग डिफर कर जाता है। तो एक जनरल मीनिंग यदि मैं ऑडिट का लेकर के चलता हूं
दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। लेकिन अब ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है? क्या ये एक रैंडम आर्बिट्ररी एग्जामिनेशन होगा या ये एक सिस्टेमैटिक प्लान्ड एग्जामिनेशन होगा? ऑफ कोर्स आपका जवाब आएगा सर ये एक सिस्टेमैटिक एंड प्लान्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स यस। सो ऑडिट एक सिस्टेमैटिक एग्जामिनेशन है। फिर बात आती है कि जो एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है डेटा का, रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, परफॉर्मेंस का, किसी भी चीज का, क्या वो एग्जामिनेशन आप अपने किसी नॉन पर्सन के थ्रू करवाएंगे या एक ऐसे पर्सन से जो इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके, बिना किसी बायसनेस के काम कर सके, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए काम कर सके? यस। तो ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? डेटा का, रिकॉर्ड का, स्टेटमेंट का, परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल इफेक्ट्स का, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, फाइनेंशियल पोजीशन का। किस लिए? फॉर अ पर्पस। और वो पर्पस क्या है? टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द यूजर। यूजर को मैं जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, वो इंफॉर्मेशन उनके लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, सो दैट दे कैन टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और यदि हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन ऑडिटर कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इंट्रोडक्टरी टॉपिक में मैं आपको जो टॉपिक सबसे पहले कराने जा रहा हूं दैट इज मीनिंग ऑफ द टर्म तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिटिंग की। और एक काम आपको करना है और वो क्या है कि आपको एक रजिस्टर अराउंड 300 टू 400 पेजेस का मेंटेन करना है, जिसमें आप क्लास की सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे। इससे आपकी रिटन प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ ही चलती रहेगी, अलग से आपको किसी रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी। और इस नोटिंग का एक फायदा देखिएगा कि जब भी मॉक टेस्ट होंगे, आप अपने उन मॉक टेस्ट के अंदर आंसर्स को देते हुए यू फील कंफर्टेबल, क्योंकि आप रेगुलर रिटन प्रैक्टिस करेंगे यदि क्लासेस के साथ साथ, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा अपने आंसर्स को लिखने का। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म ऑडिटिंग। A systematic and a systematic, detailed and independent examination of data, records, statements, operations, and performance of an entity for a stated purpose. So, सिस्टमैटिक, डिटेल्ड एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एटसेट्रा ऑफ एन एंटिटी
that may be a corporate entity, may be a non-corporate entity, may be a government organization, may be non-government organization, may be a profit making unit, may be a non-profit organization, NPO, for a stated purpose. तो अब हमारे सामने जो कीवर्ड्स आ गए, सिस्टमैटिक, डिटेल्ड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, डेटा रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी फॉर अ स्टेटेड पर्पस। चलिए, तो अब इस डेफिनेशन के बेस पर जो बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं, अलग अलग चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगे, मैं वो पॉइंट्स आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नोट्स, नंबर 1, नंबर 1 है मेरा पॉइंट सिस्टमैटिक के ऊपर, कि हम कहते हैं ऑडिट एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ऑडिट involves step by step activities carried out in a planned manner. Carried out in a planned manner. अब ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज क्या है? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है हमारा? दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट वर्ड को भी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ही। दैट इज एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, किसी काम को करने का एक अरेंजमेंट। अब ऑडिट करानी है तो क्लाइंट हमें ऑफर देगा, हम उस ऑफर को एनालाइज करेंगे, यदि हमें वो ऑफर ठीक लगती है हम अपनी एक्सेप्टेंस देंगे, क्लाइंट हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा, हम उस लेटर की एक्सेप्टेंस देंगे, फिर लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करके। तो एक फॉर्मल रिलेशनशिप है जो दो पर्सन के बीच में अराइज हुई ड्यू टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, एंड दैट इज ऑडिट। तो क्लाइंट एंड ऑडिटर की एक रिलेशनशिप डेवलप हुई है यहां पर, दैट इज डेवलपिंग रिलेशनशिप ऑफ क्लाइंट एंड ऑडिटर। क्लाइंट एंड ऑडिटर की रिलेशनशिप डेवलप हुई है। वंस दिस रिलेशनशिप इज डेवलप्ड, तो उसके बाद ऑडिटर नेक्स्ट स्टेप पर जाता है और नेक्स्ट स्टेप पर वो अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज को करता है, ऑडिट प्लानिंग। इस स्टेप के अंदर ऑडिटर दो मेन चीजों पर फोकस करता है। वो दो मेन चीजें क्या हैं? टू एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड नंबर 2, टू डेवलप ओवरऑल ऑडिट प्लान। तो ऑडिटर अपनी एक ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश कर रहा है। ऑडिट स्ट्रेटेजी में वो ऑडिट का स्कोप, मुझे क्या क्या काम करना है, टाइमिंग, कितने पीरियड में मुझे इस ऑडिट को कंप्लीट करना है, एंगेजमेंट टीम मेंबर, मेरी टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए जो नेसेसरी कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी रखते हैं इस ऑडिट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बेसिकली
ऑडिट के स्कोप को, टाइमिंग को, डायरेक्शन को डिटरमिन करती है। और इसी स्ट्रेटजी के बेस पर फिर हम अपना एक ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं, जिसमें हम नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं कि हमें कौन से प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, किस समय करना है, किस एक्सटेंट तक करना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक एक्टिविटीज में है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, किसी में ट्रेडिंग है, कोई सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, किसी को ने अपने आप को लिस्टेड करा रखा है स्टॉक मार्केट पर, एक ऑर्गेनाइजेशन अनलिस्टेड है। तो क्या एक ही प्रोसीजर सारी एंटिटी पर अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या एक ही पर्सन सारी तरह की ऑडिट में एक्सपर्टाइज होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करता है एंड बेस्ड ऑन दैट ऑडिट स्ट्रेटजी अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करता है। तो इसके ऊपर तो हमारा एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। नाउ जब ऑडिटर ने अपना प्लान डेवलप कर लिया, अब ऑडिटर नेक्स्ट स्टेप पर चलता है, ऑडिट एग्जीक्यूशन। इस स्टेप के अंदर ऑडिटर क्या करता है? परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। ऑडिट प्रोसीजर्स जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसमें वाउचिंग है, वेरिफिकेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो बहुत डिटेल में ये प्रोसीजर्स हमें कवर करने हैं। अभी आप सिर्फ इस वर्ड पर ध्यान रखेंगे, ऑडिटर जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है उसे ऑडिट प्रोसीजर का नाम दिया गया, एंड उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का मेन टारगेट पर्पस क्या है? टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस, सबूत इकट्ठे करना, जिसके बेस पर अपना जो ऑडिटर है वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा और अपनी ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ अ ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। तो हमारा लास्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4, दैट इज ऑडिट कंक्लूजन and the reporting. Based on audit evidences, auditor draw his conclusion so as to express an opinion through the audit report. जैसे कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में जब कोर्ट अपना जजमेंट देती है तो क्या कहती है? बेस्ड ऑन द एविडेंसेस एंड द विटनेस, दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, एंड हेंस फिर वो एक पर्सन को गिल्टी नॉट गिल्टी डिसाइड करते हैं। तो यहां पर ऑडिटर भी क्या करता है? अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है,
उससे एक निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन पर पहुंचता है, और वो कंक्लूजन एक ओपिनियन की फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस कर दिया जाता है। इसके ऊपर अगेन एक कंप्लीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एंड 8। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड चैप्टर नंबर 8 रिपोर्टिंग का, दो चैप्टर है इससे रिलेटेड। तो ये हमारी ऑडिट की स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जो ऑडिटर को इन अ फेज्ड मैनर, प्लान्ड मैनर परफॉर्म करनी पड़ती है। तो हमने सबसे पहले कहा कि ऑडिट क्या है, एक सिस्टेमैटिक एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन है। ये ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड एग्जामिनेशन करते हैं, डिटेल्ड जनरल वर्ड आ रहा है। एंड फिर वर्ड आ रहा है मेरे पास इनडिपेंडेंट। तो मैं अब आपके साथ जो वर्ड डिस्कस कर रहा हूं वो है इनडिपेंडेंस का। व्हाट इज इनडिपेंडेंस? कि आप बिना किसी के इन्फ्लुएंस में, बिना किसी के दबाव में आए अपने काम को करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, लीगल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। तो इनडिपेंडेंस का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट बताता हूं पहले। तो ऑडिटर should remain independent while carrying out the audit. Auditor should remain independent while carrying out the audit. तो इंडिपेंडेंस का बेसिक मीनिंग क्या है? दैट इज, जो ऑडिटर की जजमेंट है, ऑडिटर्स जजमेंट should not be subordinate to the wishes or direction of the person who might have engaged him. मीन्स जिसने मुझे एंगेज किया, क्लाइंट की विशेष, क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट क्या मुझे डायरेक्शन दे रहा है, उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मेरी जजमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस जो मैंने कलेक्ट किए, बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ऑडिटर की जजमेंट should not be subordinate, मीन्स किसी पर्सन की जिसने उसे एंगेज किया है उसकी विशेष या डायरेक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जो ऑडिटर है, ऑडिटर नीड टू परफॉर्म हिज वर्क A, विदाउट बीइंग बाइस्ड, सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए उसके काम में। बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिवली अपने काम को करे। विद impartial and fair attitude, that is with integrity, honesty, ईमानदारी के साथ अपने काम को करे। with ड्यू डिलीजेंस, कंपिटेंटली अपने काम को परफॉर्म करें।
without being influenced by the others, that is, remain independent. सो ऑडिटर को अपनी ड्यूटीज को ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए, विद फेयर एंड इम्पार्शियल एटीट्यूड परफॉर्म करना चाहिए, बिना किसी के इंफ्लुएंस में आए कर परफॉर्म करना चाहिए और कंपिटेंटली परफॉर्म करना चाहिए। तो ऑडिटर को इस तरह से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। अब उसकी एक्टिविटी में आ जाता है क्या? एग्जामिनेशन। ही नीड्स टू एग्जामिन, ही नीड्स टू चेक। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एग्जामिनेशन वर्ड को। एग्जामिनेशन वर्ड क्या है? टू एग्जामिन समथिंग। और जिसके लिए ऑडिटर कर क्या रहा है? ऑडिटर इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। सो व्हाट इज एग्जामिनेशन? दैट इज performing appropriate procedures। like दो मेन प्रोसीजर्स हैं ऑडिटर के, एक होता है वाउचिंग और सेकंड होता है वेरिफिकेशन। व्हाट इज वाउचिंग? आप सबने नाम सुना होगा वाउचर्स का। Whenever a transaction occurs during a period, कोई भी ट्रांसेक्शन होती है, उस ट्रांसेक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। दैट मे बी कैश मेमो, दैट मे बी इनवॉइस, दैट मे बी बिल, दैट मे बी एनी एग्रीमेंट। तो कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक ट्रांसेक्शन की अकरेंस को सपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज द वाउचर। तो ऑडिटर, he needs to examine whether the transactions that are recorded in the books of account are actually supported by the relevant document vouchers or not. That is known as the voucher. Voucher के ऊपर डेट करंट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती है। वाउचर इज इशूड इन द नेम ऑफ आवर क्लाइंट। वाउचर में जो कैलकुलेशंस हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो वाउचिंग क्या है? That is to examine the vouchers with respect to transactions occurred during the period for which audit is carried out। तो वाउचिंग क्या है? टू एग्जामिन द वाउचर्स, वाउचर्स को एग्जामिन करना। फॉर ऑल द ट्रांसेक्शन, चाहे वो कैपिटल नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है, इफ द ट्रांसेक्शन अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, in relation to that transaction, auditor need to examine the voucher so as to determine whether transaction actually taken place, whether the transaction is occurred during the current period, whether the transaction was carried out by our client, whether the amount shown in the voucher or the invoice is appropriate, whether the amount recorded in the books of account agree with the amount shown in the voucher, whether the voucher is been approved by the appropriate authority। बहुत सारी चीजें हैं वाउचिंग के रिलेशन में। नंबर 2, दैट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? टू एग्जामिन existence, effectiveness,
टू एग्जामिन existence, valuation, etc. of the assets and liabilities shown in balance sheet at year end. तो जो ईयर एंड पर बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दिखाई गई है, उनकी एग्जिस्टेंस को, वैल्यूएशन को, राइट एंड ऑब्लिगेशन को, डिस्क्लोजर्स को, प्रेजेंटेशन को, क्लासिफिकेशन को चेक करना, दैट इज टर्म्ड एज द वेरिफिकेशन। हमारा चैप्टर नंबर 5 सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को कवर करेगा, चैप्टर नंबर 5। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली एग्जामिनेशन की। उसके बाद फिर मेरे पास वर्ड है डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस। ये वो सब्जेक्ट मैटर है जिसे ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है। तो मैं आपके साथ जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज सब्जेक्ट मैटर to be examined. It may be data, it may be any records, it may be a statement like financial statements, balance sheet, P&L account, cash flow statement. It may be a business operation like production, marketing, finance, human resource, HR functions, etc. Performance, financial performance, business performance, revenue performance, earning performance, etc. तो डेटा की एग्जामिनेशन, डेटा क्या है? That may comprise of financial as well as non-financial information. जैसे इन्वेंट्री की क्वांटिटी स्टॉक ऑडिट करवाई जाती है बैंकों के थ्रू, तो बैंक्स जो स्टॉक ऑडिट कराते हैं उसमें इन्वेंट्री की क्वांटिटी को भी चेक किया जाता है, और इन्वेंट्री की क्वांटिटी इट इज ए नॉन फाइनेंशियल आइटम। इन्वेंट्री की वैल्यू वो फाइनेंशियल है, उसकी क्वांटिटी नॉन फाइनेंशियल है। रिकॉर्ड्स जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जामिन करते हैं। सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जिसे कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स जिसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स चेक करते हैं, एटसेट्रा। स्टेटमेंट्स like financial statements, balance sheet, P&L account, cash flow statement, statement of changes in equity, cost statements, etc. Operations, production, purchase, sale, marketing, हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज एटसेट्रा, जो बिजनेस के वेरियस ऑपरेशंस हैं। परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लाइक चेंजेस इन रेवेन्यू, अर्निंग्स, EPS etc. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी सेव की। तो डिफरेंट टारगेट होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके बेसिस पर ऑडिट परफॉर्म की जाती है।
तो सब्जेक्ट मैटर may be a data, may be a record, may be a statement, may be an operation, may be a performance. So, whenever a person who is been appointed as the auditor carry out a systematic and detailed and independent examination of data, record, statement, operation, performance, देन उस एग्जामिनेशन का कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होगा, पर्पस जरूर होगा। तो मैं अब आपके साथ जो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर रहा हूं दैट इज पर्पस। मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों का क्या पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराने का, दैट इज टू एनहांस द reliance of intended users over the financial statements, to enhance the reliance of intended users। ये मेन पर्पस है मैनेजमेंट का फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ऑडिट कराने का। इंटेंडेड यूजर्स लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स etc. So what is the purpose to get the subject matter examined, to enhance the reliance, कि ताकि जो यूजर्स हैं हमारी इंफॉर्मेशन के वो इनके ऊपर इस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक माने, जेन्युइन माने, एग्जामिन्ड माने, ऑडिटेड माने, तो उनका रिलायंस ज्यादा होगा, वो रिलाई ज्यादा कर पाएंगे इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है ऑडिट को करने का, ऑडिटर का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स a true and fair view of financial position and the financial results। फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर ऑडिटर अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा whether the financial position as shown by the balance sheet and the financial performance as reflected by the P&L account reflects true and fair view or not। ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू है ये एक बहुत की वर्ड है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ लेटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक में करूंगा। तो ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मैंने इस डेफिनेशन के सारे जितने भी कीवर्ड्स थे वो आपको एक्सप्लेन करें। एक वर्ड रह गया एंटिटी, यहीं पर बता देता हूं। एंटिटी मे बी अ corporate entity like company, non-corporate like individual, HUF, partnership firm, government organization, non-government organization,
प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी कोई भी हो सकती है, एंटिटी कोई भी हो सकती है, उसकी ऑडिट रिक्वायरमेंट वो रिस्पेक्टिव लॉ के थ्रू गवर्न होती है जिस लॉ के अंदर ये एंटिटी एस्टैब्लिश्ड हुई है। सो ये है आपका जो सब्जेक्ट है, पेपर का जो नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, उसमें से मैंने आपको कराया है फर्स्ट वर्ड दैट इज ऑडिटिंग। अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे सेकेंड वर्ड की, एंड दैट सेकेंड वर्ड इज द एथिक्स। मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? जैसे आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे वो लीगल है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, ऑडिट है, हर एक प्रोफेशन या प्रोफेशनल उसका अपना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उसी तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए भी एक कोड ऑफ एथिक्स आईसीएआई की काउंसिल ने बना रखा है। तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं दे आर अबाइड बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन इन दैट कोड ऑफ एथिक्स। तो जब हम इस वर्ड को, एथिक्स वर्ड को डिफाइन करते हैं इन जनरल, तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स आर द principles that governing an individual or a group। सो सिंपल, जो एक पर्सन के एथिक्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? उन प्रिंसिपल से जो उस इंडिविजुअल को गवर्न करता है। अब क्वेश्चन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कौन गवर्न कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो गवर्न करता है। उसका एक एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। उसकी अपनी एक काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल, और रीजनल काउंसिल्स भी हैं। जो सेंट्रल काउंसिल है हेड ऑफिस लेवल के ऊपर, देन क्या उसने कोई रेगुलेशन इशू कर रखी है? जी हां, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस 1988। तो क्या अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किया गया है? जी हां, वो कोड ऑफ कंडक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन में भी है, और इसके अलावा एक कोड ऑफ एथिक्स है जो आईसीएआई ने इशू कर रखा है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन Code of Ethics issued by ICAI? As per the Code of Ethics, issued by ICAI, a professional accountant, means a chartered accountant, is required to ensure
compliance of फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि आपने प्रिंसिपल से कहा कोड ऑफ एथिक्स ने कहा 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कौन से? कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 इन नंबर, 5 प्रिंसिपल है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जनरल कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से हैं ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट नीड्स टू एंश्योर कंप्लाई विथ? इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम करिए। ऑब्जेक्टिविटी, बिना किसी बायसनेस के काम करिए। प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर, कंपिटेंसी के साथ काम करिए और काम को करते वक्त ड्यू केयर एक्सरसाइज करिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, वाइल कैरिंग आउट द एक्टिविटी, जो भी क्लाइंट की या एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में आती है, डू नॉट शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद द अदर अनलेस परमिटेड बाय द क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट को डिसरिगार्ड ना हो, डिस्क्रेडिट ना हो। तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ये याद रखिएगा आज से लेकर जब तक आप इस प्रोफेशन के अंदर हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रैक्टिशनर, एज अ मेंबर ऑफ ICAI। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स as prescribed in कोड ऑफ एथिक्स, चैप्टर नंबर 11 के अंदर है ये। यदि मैं आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से बात करूं तो जो स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 11 है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसके अंदर ये टॉपिक है। बट क्योंकि पेपर का नाम ही ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, दैट्स व्हाई मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको एथिक्स का मीनिंग करवा रहा हूं। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से? फर्स्ट वन, इंटीग्रिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंटीग्रिटी? बी ऑनेस्ट, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी ऐसी एसोसिएशन जहां पर आपको लगता है कि क्लाइंट आपको मिसलीड कर रहा है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन डिसएसोसिएट विद द क्लाइंट। उस क्लाइंट से, उस इंफॉर्मेशन से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लीजिए, हटा लीजिए, क्योंकि हमें ईमानदारी से काम करना है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी। It requires impartial and fair attitude, no biasness in professional judgment। जो भी जजमेंट लेंगे उसमें किसी भी तरह की कोई भी बायसनेस एज सच नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, PCDC। ये क्या है? परफॉर्म diligently and in compliance with technical and professional standards।
परफॉर्म डिलीजेंटली मतलब डिलीजेंट विजिलेंट होकर के काम करना है, केयरलेस होकर काम नहीं करना। ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन आर टू बी टेकन केयर ऑफ while performing the audit work. Fourth one, that is confidentiality. A professional accountant during the course of professional work, whether associated as a auditor or associated as a accountant or associated as an employee in an organization, he acquires information of the client, information of the employer, and that information needs to be kept confidential. So confidentiality is to be maintained by the professional accountant. However, whenever it is required by law, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इस इंफॉर्मेशन को रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ शेयर कर सकता है व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, एंड व्हेन इट इज परमिटेड बाय द क्लाइंट, या क्लाइंट ने खुद इजाजत दी कि ठीक है आप हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं XYZ के साथ. But if not required by law, not permitted by the client, and professional accountant shares the confidential information of the client or employer with the other, then it will be a violation of this fundamental principle and he will be punished under the provisions of Chartered Accountant Act 1949. ऐसा नहीं है कि आपने वायोलेशन कर दिया तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. पनिशमेंट है. चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 1 में गिल्टी है आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, या फॉर एनी पीरियड इंक्लूडिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप कैंसल हो सकती है इंस्टीट्यूट की. सो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल बस लिख दिए गए. इन प्रिंसिपल्स की वायोलेशन may result into strict consequences. Confidentiality. Do not share the confidential information of the client or employer with others unless required by law or regulation or permitted by the client. Permitted by the client. तो या तो ये किसी लॉ के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी गई, कोर्ट ने इंफॉर्मेशन मांग ली आपसे, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन मांग ली, देन यू हैव टू प्रोवाइड इट. अदरवाइज नो, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर करने की. सो डू नॉट शेयर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विद अदर्स अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन और परमिटेड बाय द क्लाइंट. लास्ट प्रिंसिपल हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल बिहेवियर ये क्या कहता है? कंडक्ट ऑफ अ professional accountant should not discredit the profession. तो आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे प्रोफेशन डिसरिगार्ड हो, डिस्क्रेडिट मिले, डिफेम हो. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है. सो अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वेदर ही इज इन सर्विस और ही इज इन प्रैक्टिस और अदरवाइज,
If a person is a member of the Institute of the Chartered Accountants of India, then he is abide by the Code of Ethics, and Code of Ethics prescribe these 5 principles: integrity, objectivity, PCDC, confidentiality and professional behavior. तो violation of any of these fundamental principle will be considered as a professional misconduct, and punishment may be given under the provisions of Chartered Accountant Act 1949. Now, अब ये तो हमने बात कर ली एथिक्स क्या होते हैं. दे आर द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप. और कोड ऑफ एथिक्स ने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं जिसकी हमने डिस्कशन की. अब इसके बाद कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं या एम्प्लॉयर का कोई काम कर रहे हैं, इन दैट केस हमारे सामने कुछ थ्रेट्स आते हैं. हमारी कुछ एंगेजमेंट, हमारी कुछ इन्वॉल्वमेंट, हमारी कुछ एसोसिएशन इस तरीके से हैं जो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में बाधा क्रिएट करेगी, थ्रेट क्रिएट करेगी. तो यदि ऐसा कोई थ्रेट हमारे सामने आता है, वी नीड टू अप्लाई द नेसेसरी सेफगार्ड्स. तो मैं पहले आपको थ्रेट्स करवा रहा हूं. 5 तरह के थ्रेट्स हैं, पहले डिस्कस करते हैं. 5 तरह के थ्रेट्स क्या क्या, सुनिएगा. एक होता है सेल्फ रिव्यू, दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, तीसरा होता है एडवोकेसी, फोर्थ है फेमिलियरिटी एंड फिफ्थ है इंटिमिडेशन. 5 थ्रेट्स के बारे में मैं आपको ब्रीफिंग देता हूं कि ये होते क्या क्या है. नंबर 1, यदि एक कंपनी ने मुझे एंगेज किया है कि आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बना दीजिए और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दीजिए. ठीक है, मैंने क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करवाई, अपना स्टाफ भेजा, वो जाकर के क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में क्लाइंट को गाइड कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहा है. मेरी टीम ये काम कर रही है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हमने रोल प्ले किया है. बाद में हमें कहा गया, सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी कर दो, ऑडिट भी कर दो. यदि अपने ही बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ही ऑडिट करेंगे, क्या हम गलतियां निकालेंगे? क्या हम अपने काम को ईमानदारी से कर पाएंगे? हम अपनी गलतियां निकालेंगे? क्या हम बिना किसी भेदभाव के काम कर पाएंगे? क्या हम कंपिटेंटली अपने काम को कर पाएंगे? नहीं. रिजल्ट, दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. सेल्फ रिव्यू मींस अपने ही किए गए काम को रिव्यू करना, एग्जामिन करना. इट रिजल्ट्स इनटू वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड हेंस वी शुड नॉट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ एंगेजमेंट जहां पर ये थ्रेट अराइज हो रहे हैं. नंबर 2, सेल्फ इंटरेस्ट. यदि क्लाइंट्स के फाइनेंशियल्स में मेरा इंटरेस्ट है, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द क्लाइंट, आई एम इंडेटेड टू द क्लाइंट, आई हैव गिवन गारंटी फॉर अ लोन इन रिलेशन टू क्लाइंट. तो ऐसी सिचुएशन में मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस कंपनी की मैनेजमेंट में, इस कंपनी के फाइनेंसिस के अंदर. तो जहां पर कंपनी के फाइनेंस में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यदि हम एग्जामिन करेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. मेरे जो अपने इंटरेस्ट हैं वो ओवरवेट करेंगे ओवर द माय प्रोफेशनल वर्किंग. दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. Any financial or non-financial interest in a client will result into such kind of threat. तो आपको ध्यान भी होगा, आपने लॉ के पेपर में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, सेक्शन 141, disqualification, eligibility, qualification to be appointed as auditor of the company, a person who is shareholder of the company
or person who has given guarantee for a loan, person who is indebted to the company is not allowed to be appointed as auditor of the company, दो कुछ केसेस में subject to some threshold limits allowed की गई है, अपॉइंटमेंट अलाउड की गई है, बट एक्सेप्शन तो हर एक जगह पर होती है। तो पहला थ्रेट हमने पढ़ा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, दूसरा हमने पढ़ा सेल्फ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है? एडवोकेट क्या काम करता है? अपने क्लाइंट को सपोर्ट करता है, दुख में भी, सुख में भी, गलतियों में भी, सब चीजों में अपने क्लाइंट को सपोर्ट करता है एडवोकेट। तो यदि मैं अपने किसी क्लाइंट का कोई केस रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बाद में मैं उसी क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूं, तो जहां पर मुझे क्लाइंट की गलतियों में, क्लाइंट के सुख दुख में, क्लाइंट की हर एक्टिविटी में मुझे क्लाइंट का साथ देना था, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट इन अ डिस्प्यूटेड मैटर, तो क्या मैं उस क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्रोप्रिएटली हैंडल कर पाऊंगा, ऑडिट कर पाऊंगा? नहीं, एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। तो यदि मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड हूं विद द क्लाइंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो मुझे ऐसे क्लाइंट की ऑडिट एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 4, फेमिलियरिटी। एक लॉन्ग पीरियड से आप काम करते आ रहे हैं क्लाइंट के साथ, तो यदि हम एक टेन्योर में, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, इट रिजल्ट्स इनटू अ काइंड ऑफ फेमिलियरिटी विद द क्लाइंट। यारी दोस्ती हो जाती है ऐसी सिचुएशन, और ये यारी दोस्ती ऑडिट के लिए तो बड़ी खतरनाक है। यारी दोस्ती में तो पता नहीं क्लाइंट हमारे से क्या क्या करा लेगा। दैट्स व्हाई देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। पढ़ा होगा आपने कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 9 या 10, ठीक, चैप्टर 10 में है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। फिर बात आती है इंटिमिडेशन की। इंटिमिडेशन थ्रेट सीधा क्या है? धमकी देना। धमकी किस चीज की? यदि गलतियों को नहीं छुपाया या जैसा हम कह रहे हैं वैसे काम नहीं किया, तो हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपको रिमूव कर देंगे। हम जो आपका प्लान्ड ऑडिट फी हाइक है, ऑडिट फीस इंक्रीज होनी है, उसे रोक देंगे। आपके साथ एक और ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, ज्वाइंट ऑडिटर। तो तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं, दैट माइट बी एक्चुअल वन, दैट माइट बी परसीव्ड वन। तो ये भी क्या है? एक थ्रेट है। सो इन कंप्लायंस ऑफ दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो मैंने आपको ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कराए हैं, इंटीग्रिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का, प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में हमारे सामने 5 तरह के थ्रेट्स आते हैं। और वो 5 तरह के थ्रेट्स, अगेन मैं आपको नाम बता रहा हूं क्या क्या। नंबर 1, सेल्फ रिव्यू। नंबर 2, सेल्फ इंटरेस्ट। नंबर 3, एडवोकेसी। नंबर 4, फेमिलियरिटी। नंबर 5, इंटिमिडेशन। तो ये 5 थ्रेट है जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के सामने आते हैं। ऑडिटर को या प्रोफेशनल अकाउंटेंट को इन थ्रेट्स को एड्रेस करना है। Before accepting the engagement, he needs to eliminate the threat or apply the necessary safeguards. Necessary safeguards. तो यदि ये safeguard के थ्रू भी ये threats address नहीं होते, in that case, professional accountant should not continue with the engagement. He should refuse to continue. तो ये है हमारे 5 threats. नोट डाउन करते हैं इनको।
threats involved in compliance of fundamental principles. कितने थ्रेट्स? 5. फर्स्ट वन, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. It arises when a previous judgment need to be re-evaluated by a professional accountant who is responsible for that जजमेंट. तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल था एक जजमेंट के लिए, मींस जजमेंट उसने ले रखी है या वो उस जजमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, उसी पर्सन को उस जजमेंट की री इवेल्युएशन का काम दे दिया जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर expresses opinion on effectiveness of an information system which is previously designed and implemented by him for client. तो क्लाइंट के लिए आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन किया, उसे इंप्लीमेंट कराया और उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस के ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हैं. आपकी ओपिनियन क्या होगी? इससे अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम तो पूरी दुनिया में ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इसको डिजाइन भी मैंने किया और इसको इंप्लीमेंट भी मैंने कराया था. तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया. अपनी ही जजमेंट्स को, अपने ही किए गए काम को यदि मैं री इवेल्युएट करता हूं तो मैं उसमें कमियां नहीं निकाल पाऊंगा, मेरी ओपिनियन बाइस्ड होगी. दूसरा थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. It arises, it occurs as a result of financial or other interest of a professional accountant or relative in client's business. क्लाइंट के बिजनेस में हमारा या हमारे रिश्तेदार का किसी भी तरह का फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल,
holding shares by a professional accountant in a company in which he is engaged as auditor. तो यदि आप किसी कंपनी में एज ए ऑडिटर एंगेज्ड है, उस कंपनी के शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं, देन आपका सेल्फ इंटरेस्ट है इस कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर, तो आप इंडिपेंडेंट वर्किंग नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, familiarity threat. It occurs when a professional accountant becomes too sympathetic to the interests of others. आपको क्लाइंट से सिंपैथी होने लग गई है, आपको लगता है कि क्लाइंट की कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मैंने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दी तो उससे क्लाइंट का बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये चीज गलत है। आपको रिपोर्ट करना चाहिए या उस चीज को ठीक करवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, association of a professional accountant as auditor with a client for a long period. For a long period. तो ये एसोसिएशन जो हमारी क्लाइंट के साथ है एक लॉन्ग पीरियड में एक फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट करती है, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिकम्स टू सिंपैथेटिक विद द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। नंबर 4, that is advocacy threat. It occurs when a professional accountant promotes a position of client to the point that subsequent objectivity may be compromised. ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, auditor is representing the client in a डिस्प्यूटेड मैटर। ऑडिटर क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए एडवोकेट, तो यदि आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्लाइंट की गलत बातों को भी छुपा जाते हैं, तो ये चीजें तो आगे जाकर आपकी ऑब्जेक्टिविटी को, आपकी अनबायस्ड वर्किंग को कॉम्प्रोमाइज करेंगी। आज आप एक चीज छुपा रहे हैं, कल को क्लाइंट ही आपको कहेगा अरे उस टाइम तो आपने बोला नहीं, आज क्यों बोल रहे हो। फिफ्थ एंड द लास्ट वन,
intimidation threat. It occurs when a professional accountant may be deterred from acting objectively due to threats, may be actual और perceived. एक्चुअल डायरेक्ट धमकी, परसीव दी नहीं जा रही, बट नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि आपको हटा रहे हैं, बट थोड़ा सा हम आपके काम से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, क्या और कोई ऑप्शन हो सकती है, इस तरीके से मतलब दर्शाना, जिससे ऑडिटर परसीव कर रहा है कि मुझे इनडायरेक्ट तरीके से आप थ्रेट कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो। किस चीज की वार्निंग? रिप्लेसमेंट की या मेरे ऑडिट फी हाइक को रोकने की। फॉर एग्जाम्पल, client warns the auditor not to disclose the fraud otherwise he will be terminated, अदरवाइज उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये जो इंटिमिडेशन है, धमकी है, डराना, तो ऐसी चीजों में ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू कंप्लाई विद द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो ये जो थ्रेट्स हैं जो ऑडिटर परसीव करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क, चाहे सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, एडवोकेसी है, फेमिलियरिटी है, इंटिमिडेशन है, इन्हें ऑडिटर को प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। नोट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट shall address these threats by applying necessary safeguards. If threats cannot be eliminated professional accountant should withdraw from such engagements. तो ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट से, रिव्यू एंगेजमेंट से, या जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे हमें अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द एथिक्स। तो इस सेशन में मैंने आपको 2 टॉपिक करवाए हैं, 2 वर्ड करवाए हैं रादर, एक ऑडिटिंग और दूसरा एथिक्स, जो आपके पेपर के नाम से जुड़े हुए दोनों शब्द हैं, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो इस वीडियो को तो हम यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगेजमेंट्स क्या क्या होती हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर एटसेट्रा।
तो अभी इंट्रोडक्शन के अंदर 5-6 टॉपिक अभी हम और कवर करेंगे। देयर आफ्टर फिर हम चैप्टर 1 जो हमारे सिलेबस का चैप्टर 1 है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, उससे कंटिन्यू करेंगे। राइट? तो जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं उन चीजों को साइमल्टेनियसली आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको रिवाइज करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा जो बहुत जरूरी है, और वो क्या है, जो मैं क्लास के दौरान नोटिंग करा रहा हूं ये आपको साथ साथ नोट करना है, क्योंकि इससे जो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, वो क्लैरिटी सिर्फ सुनने से नहीं मिलेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो और एक लॉन्ग टेन्योर के लिए वो आप याद भी रख सके, रिटेन कर सकें, तो नोटिंग जरूर करिएगा साथ साथ। राइट? तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इन्हीं इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।